हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम 18th टॉपिक उठा रहे हैं। अगर आपको ये ना पता हो ये कौन से टॉपिक हैं तो आप हाउ टू रिमेंबर सीपीसी प्लेलिस्ट सीपीसी में देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने बनाई थी कि किस तरह से किस क्रोनोलॉजी में सीपीसी को समझते हैं और याद करते हैं। सेक्शन वाइज ऑर्डर वाइज आपको नहीं याद होगी सिविल प्रोसीजर कोड। ये क्रोनोलॉजी चलती है किस तरह से आप कोर्ट में गए, इंस्टीट्यूट वगैरह करवाया सूट और डिसीजन आया, जजमेंट आया, डिक्री आई, तो ये सब कुछ डील करते हैं सेक्शन ऑर्डर से। तो आप वीडियो देख सकते हैं या फिर आप सी के टकवानी को भी रेफ़र कर सकते हैं। उसी के हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाई थी और टकवानी को ही मैं फॉलो करते हुए 18th जो है टॉपिक बता रही हूँ, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर 11, 12, 13, 19। ओके, ये इस वीडियो में हम ऑर्डर 11 करेंगे, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, क्योंकि थोड़ा लंबा ऑर्डर है और प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ऑर्डर 11 बात करता है डिस्कवरी और इंस्पेक्शन। किस चीज़ का इंस्पेक्शन या डिस्कवरी? डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो रूल 1 जो है वो बात करता है इंटेरोगेटरीज के बारे में। देखो, इंटेरोगेटरीज एक तरह से होता है क्वेश्चंस पूछना दूसरी पार्टी से। ठीक है, यानी कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, क्या वो रेलेवेंट हैं या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करता है। तो एनी पार्टी, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो हैं, दोनों में से कोई भी दूसरी से कुछ क्वेश्चन पुट अप करने के लिए इंटेरोगेटरीज फॉलो करवा सकते हैं। परमिशन किसकी होगी? लीव ऑफ कोर्ट, कोर्ट की लीव की जो है परमिशन लेनी होगी। तो हु, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, परमिशन, लीव ऑफ कोर्ट। पर्पस क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, यानी कि दूसरी पार्टी का एग्जामिन करवाना, ये जो है पर्पस होगा। देखो, एक पार्टी है, दूसरी पार्टी से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती है, डायरेक्ट नहीं पूछेगी, कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। आगे का प्रोसीजर रूल 2 में है। ठीक है, पर्पस क्या होगा? एग्जामिनेशन। प्रोवाइडेड कहता है कि आप एक ही सेट की इंटेरोगेटरीज जो है वो पूछ सकते हैं दूसरी पार्टी से। ठीक है, सेम पार्टी से आप एक से ज़्यादा सेट इंटेरोगेटरीज के नहीं पूछ सकते। तो यानी कि एक ही सेट होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 सेट विदाउट ऑर्डर। तो प्रोवाइडेड नेगेटिव में अगर लें तो एक सेट से ज़्यादा नहीं पूछ सकते। कब पूछ सकते हैं? कोर्ट के ऑर्डर से, परमिशन से। प्रोवाइडेड ऑल्सो कहता है कि मान लीजिए कोई इंटेरोगेटरीज बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं है, ना वो रिलेट करते हैं किसी क्वेश्चन से जो मैटर है, तो बेशक से, यानी कि बेशक का मतलब होता है नॉट विद स्टैंडिंग, मैंने हिंदी में लिख दिया है, बेशक से वो ऑरल क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिसिबल हों, लेकिन यहाँ पे अगर वो इर्रेलेवेंट हैं तो कोर्ट जो है उनको मना कर देगी। ठीक है, क्या होंगे वो? इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। रूल 2 में आगे का प्रोसीजर है पर्टिकुलर इंटेरोगेटरीज टू बी सबमिटेड। अब मान लीजिए एक पार्टी को दूसरी पार्टी से पूछना है तो वो कहाँ जाएगी? कोर्ट में। कोर्ट अब यहाँ क्या करेगा? 7 दिन के अंदर, कब से? जब एप्लीकेशन फाइल की थी कोर्ट पार्टी ने रिगार्डिंग इंटरोगेटरीज, 7 दिन के अंदर डिसाइड करेगा और देखेगा कि क्या दूसरी पार्टी ने कोई ऑफर वगैरह तो नहीं दिया। ये कैसा ऑफर होगा? रिगार्डिंग एडमिशन। देखो, हो सकता है उन्होंने पहले ही किसी बात का जवाब दे रखा हो, कोर्ट में डाल रखा हो, एडमिट किया हुआ हो, है ना, तो वो ऑफर भी कोर्ट जो है देखेगी और फिर डिसीजन लेगी। कितने दिन में? 7 दिन में, और डिसाइड करके बताएगी कि भाई आपको इंटेरोगेटरीज आप पूछ सकते हैं। गिव लीव ऑफ इंटेरोगेटरीज, ये 2 चीज़ें हैं कि कब वो अलाउ करती है? जब पता चले कि सूट जो है डिस्पोज अच्छी तरह हो जाएगा और कॉस्ट्स जो है सेव होंगी इन इंटेरोगेटरीज से, टाइम बचेगा कोर्ट का, तो वो क्या करेगी? इंटेरोगेटरीज को ग्रांट कर देगी, लीव परमिशन दे देगी। कॉस्ट्स ऑफ इंटेरोगेटरीज कहते हैं कि जो इंटेरोगेटरीज का खर्चा कौन उठाएगा? तो इंक्वायरी होती है कॉस्ट्स को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, इंक्वायरी कोर्ट कौन करवाएगा? कोर्ट करवाता है। ठीक है, और टैक्सिंग ऑफिसर या फिर कोर्ट जो है वो मना भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि खर्चा कौन उठाएगा ये इस बात से पता चलेगा। मान लो इंटेरोगेटरीज डाली एक पार्टी ने और वो अनरीजनेबल हैं, विक्सेशियस हैं, इम्प्रॉपर लेंथ हैं, ये 3 ग्राउंड हैं,
तो कौन खर्चा उठाएगा? जिन्होंने ये इस तरह के इंटेरोगेटरीज दूसरी पार्टी से पूछे। और ये सब कब हो सकता है? विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, यानी कि ज़रूरी नहीं है आप एप्लीकेशन ही डालें इस चीज़ के रिगार्डिंग इंक्वायरी ऑफ कॉस्ट्स की, ठीक है। यानी कि देखो दो चीज़ ध्यान रखना, कॉस्ट्स कैसे एडजस्ट होती है इंक्वायरी से। तो ये एप्लीकेशन चाहे पार्टी डाले चाहे ना डाले, टैक्सिंग ऑफिसर या कोर्ट जो है इन 3 ग्राउंड्स का अगर देखती है, इंटेरोगेटरीज डील करती हैं, तो वही खर्चा उठाएगी जिन्होंने इस तरह के अनरीजनेबल क्वेश्चंस पूछे हैं। रूल 4 में है फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटरीज, यानी कि रूल 2 में जो इंटेरोगेटरीज पूछा उसका फॉर्म क्या होगा? फॉर्म नंबर 2 इन अपेंडिक्स सी, ठीक है। अपेंडिक्स सी में फॉर्म नंबर 2 जो होगा उस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट होगा, आप इंटेरोगेटरीज पूछेंगे। 5 में है कॉरपोरेशन, यानी कि मान लो 2 पार्टी है, एक पार्टी कॉरपोरेशन है या बॉडी ऑफ पर्सन है, ठीक है। उसमें वो खुद स्यू कर सकती है, यानी कि कॉरपोरेशन के नाम पे या फिर किसी ऑफिसर के नाम पे या दूसरे पर्सन के नाम पे। तो ये सब क्या पूछ सकते हैं? इंटेरोगेटरीज के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। वाइस वर्सा हो जाएगा, ये भी इन तीनों पर्सन किसी से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। यही बात करता है कॉरपोरेशन में, जब कोई पार्टी कॉरपोरेशन है या बॉडी ऑफ पर्सन है तो वो क्या करेंगी? वो क्वेश्चंस दूसरी पार्टी से पूछ सकती हैं। ऐसे ही ये भी इनमें से किसी भी मेंबर ऑफिसर या इनसे पूछ सकती हैं। रूल 6 बात करता है ऑब्जेक्शंस की, ध्यान रखना। रूल 6 में ऑब्जेक्शंस है, रूल 7 में क्या है? स्ट्राइकिंग आउट और सेटिंग असाइड। तो ये दोनों ध्यान रखना। रूल 6 में केवल ऑब्जेक्शन की बात करता है। एक पार्टी ने दूसरी से क्वेश्चन इंटेरोगेटरीज के लिए पूछा, अब दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं ये तो स्कैंडलेस है, इररेलेवेंट है, बोनाफाइड नहीं है सूट के लिए, तो वो क्या करेगी? वो फिर वहाँ पे ऑब्जेक्ट करेगी कि भाई हम तो आंसर नहीं देते। प्रिविलेज का मतलब ये होगा कि मान लो जो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो डील करते हैं स्टेट के मैटर से, ठीक है, तो ये हो जाएंगे सभी ग्राउंड्स। तो वो क्या कर देगी? ऑब्जेक्ट कर देगी, और ये जो ऑब्जेक्शन होगा ये एफिडेविट में लिया जाएगा, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है रूल 7, ये इंपॉर्टेंट है, सेटिंग असाइड और स्ट्राइकिंग आउट इंटेरोगेटरीज। कुछ ग्राउंड हैं, 3 ग्राउंड हैं। एग्जिबिटेड अनरीजनेबल, विक्सेशियसली स्ट्रक आउट। स्ट्रक आउट के 4 सबसेक्शन 4 सब ग्राउंड हैं। प्रोलिक्स, ऑप्रेसिव, अननेसेसरी, स्कैंडल। एक बार ये ध्यान रख लेना, ठीक है, कि मान लो एग्जिबिट मतलब अनरीजनेबल हैं, वो इंटेरोगेटरीज का कोई मतलब नहीं है, विक्सेशियस हैं या स्ट्रक आउट करने वाली हैं, तो ये क्या करेगी? कोर्ट जो है पार्टी जो है ये डालेगी। कब डालेगी? 7 दिन के अंदर। यानी कि दूसरी पार्टी है, उसको आपने इंटेरोगेटरीज के लिए पूछा, कोर्ट ने अलाउ कर दिया, पूछा, अब वो पार्टी जो दूसरी है वो क्या करेगी? 7 दिन के अंदर अंदर सेटिंग असाइड के लिए डालेगी। तो रूल 7 और 7 दिन याद रखना। 7 दिन कहाँ थे? कोर्ट जो डिसाइड करता है कि इंटेरोगेटरीज पूछी जाए, रूल 2 में भी 7 दिन थे, रूल 7 में भी 7 दिन है, ठीक है। 8 में फिर है एफिडेविट इन आंसर, यानी कि अब आप ना तो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं 6 में, ना 7 में आप सेटिंग असाइड या स्ट्राइक आउट करवा रहे हैं, तो आप आंसर कितने दिन में करेंगे? 10 दिन के अंदर। किस में? आंसर जो होगा एफिडेविट में होगा, ठीक है। उसके बाद है रूल 9। रूल 9 कहता है जो ये 8 में आंसर दे रहे हो ये फॉर्मेट नंबर 3 में होगा, अपेंडिक्स सी में होगा, ओके। रूल 10 में है नो एक्सेप्शन टू बी टेकन, यानी कि कोई एक्सेप्शन जो है नहीं ली जाएगी रिगार्डिंग एफिडेविट में, केवल इनसफिशिएंट अगर एफिडेविट में लगता है तो वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करता है। 11 में है ऑर्डर टू आंसर फर्दर, यानी कि सपोज कीजिए दूसरी पार्टी ने ओमिट कर दिया कोई आंसर या फिर सफिशिएंट नहीं है आंसर, तो पार्टी क्या करेगी? दूसरी पार्टी यानी कि जिसने पूछे थे वो कोर्ट में जाएगी और कहेगी भैया इसने तो अच्छी तरह आंसर नहीं किया, तो वो कोर्ट जो है कहेगी दूसरी पार्टी को कि भाई आप एफिडेविट या वाइवा यानी कि बोल कर भी आप क्या कर सकते हैं? आंसर फर्दर देना आपको पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखो 11 तक इंटेरोगेटरीज देखा। अब रूल 12 में है डॉक्यूमेंट्स का डिस्कवरी, यानी कि एक पार्टी को लगता है कि एक डॉक्यूमेंट जो है दूसरी पार्टी के पास है और उसे इस चीज़ की ज़रूरत है,
किसी चीज़ में, तो वो अप्लाई करती है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए रूल 12 में। एक पार्टी करेगी, वो एफिडेविट पे नहीं करेगी, एप्लीकेशन फाइल करेगी दूसरी पार्टी को कि भाई जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी डिस्कवरी हो ओथ पे जो आपके पास हैं। ठीक है, कोर्ट अब क्या करेगा, कोर्ट के पास करेगी ना, डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती, या तो ये ग्रांट कर देगी, रिफ्यूज़ कर देगी, सॉरी ग्रांट कर देगी या रिफ्यूज़ कर देगी या फिर एडजर्न कर देगी। ठीक है, यानी कि परमिशन दे दे या मना कर दे या एडजर्न कर दे कि भाई अभी इस स्टेज पे तो ज़रूरत नहीं है इस डॉक्यूमेंट की, आपको हम आगे परमिशन देंगे, तो एडजर्न भी कर सकती है। प्रोवाइडेड फिर एक्सेप्शन कहती है कि ऑर्डर नहीं करती है कोर्ट जब उसे लगता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट सूट के डिस्पोजल के लिए ज़रूरी नहीं है और कॉस्ट्स को सेव करने के लिए भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिंपल। रूल 13 में है एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि दूसरी पार्टी एफिडेविट पे ये बताएगी कि ये डॉक्यूमेंट जो ये पूछ रहे हैं डिस्कवरी के लिए, ये हम ऑब्जेक्ट करते हैं प्रोड्यूस करने, यानी कि 13 में आप शॉर्ट में लिखना, मना कर रही है पार्टी, दूसरी पार्टी मना कर रही है, भाई हम नहीं ये डॉक्यूमेंट सप्लाई आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम इस पे ऑब्जेक्ट डालते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन का जो फॉर्मेट होगा फॉर्म नंबर 5 अपेंडिक्स सी में होगा। ठीक है, उसके बाद है रूल 14 में। रूल 14 में यानी कि 12 में रूल था डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 14 में प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। 13 में क्या था, रिजेक्शन, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे दूसरी पार्टी। ठीक है, तो 12, 13, 14 को इस तरह से लेना। 12 में पार्टी ने दूसरी पार्टी को बोला भाई डॉक्यूमेंट चाहिए, 13 में दूसरी पार्टी कह रही है नहीं हम नहीं देते, ये हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे, 14 में देना होगा, कोर्ट ने कह दिया। ओके, 15 में फिर है इंस्पेक्शन। ठीक है, 12, 13, 14 डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट से था, 15 में है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन प्लीडिंग और एफिडेविट, यानी कि प्लीडिंग में जो दूसरी पार्टी ने कुछ डॉक्यूमेंट मेंशन किए थे अब आपको वो इंस्पेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कोर्ट में अर्जी डाली जाएगी। पार्टी एंटाइटल जो है, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस देगी कि भैया ये जो डॉक्यूमेंट है हमें इंस्पेक्ट करने हैं, आप प्रोड्यूस करो, या फिर सीधा प्रोड्यूस के लिए भी बोल सकती है और या फिर नोटिस भी दे सकती है। दोनों चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। अब ये पार्टी है, ये मना भी कर सकती है। ठीक है, उसने डॉक्यूमेंट्स प्लीडिंग्स में डाल दिया लेकिन वो मना कर सकती है कि भाई मैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं इंस्पेक्ट करवा सकता। तो ये रूल कहता है कि लेटर स्टेज में आप जब एविडेंस लाए जाएंगे तो ये पार्टी एविडेंस में उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं ला सकती क्योंकि उसने क्या कर दिया था, मना कर दिया था पहले। ठीक है, ला सकती है, एक्सेप्शन भी है इसी रूल में कि अगर मान लो दूसरी पार्टी का टाइटल है, यानी कि डिफेंडेंट को बोला था ना, तो उसका खुद का टाइटल है डिफेंडेंट का, या कोई अदर एक्सक्यूज या कोज है जो कोर्ट को लगता है कि वो सफिशिएंट है, उन्हें इंस्पेक्ट ना करवाया जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है। ये कॉपीज इसलिए लिखा है, ये इंस्पेक्शन के लिए कॉपीज यहाँ पे इनको चाहिए होती हैं, ये एंटाइटल्ड है, ये इन्होंने डाला था, ये बात लिखी है। ओके, उसके बाद है रूल 16 सॉरी, नोटिस टू प्रोड्यूस। अब आपको 16 में 15 में क्या था, इंस्पेक्शन के लिए, 16 में वही जो इंस्पेक्ट करने हैं उनको प्रोड्यूस करने का जो है रूल वो 16 कहता है। डॉक्यूमेंट जो प्लीडिंग एफिडेविट में आपने डाले थे इंस्पेक्शन आप करवा सकते हैं यहाँ पे, तो वो फॉर्म नंबर 7 इन अपेंडिक्स सी होगा। ओके, उसके बाद है देखिए रूल 17, टाइम फॉर इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस इज गिवन। ये ध्यान रखना, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कहा कि भाई मेरे को इंस्पेक्ट करवाइए वो डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये नोटिस होने के 10 दिन के अंदर अंदर दूसरी पार्टी को 3 दिन का इंस्पेक्शन टाइम देगी। ठीक है, ये टाइम पीरियड याद रखना। ये पार्टी कितने दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करेगी, 10 दिन के अंदर अंदर, कि भाई आप रिप्लाई क्या करना है, उसने तो इंस्पेक्ट करवाने हैं। ठीक है, उसने इंस्पेक्शन के लिए बोला था इस रूल में, तो ये इंस्पेक्शन 10 दिन के अंदर अंदर 3 दिन का टाइम में इंस्पेक्ट करवाएगी। एग्जाम्पल बता देती हूँ, मान लो 1 तारीख को आया, इसने इसको नोटिस भेजा तो 1 से 10 तक का टाइम है। मान लो 5 तारीख को इसने इंस्पेक्शन के लिए बोलेगी तो 5, 6, 7 3 दिन का वो टाइम देगी, किस चीज़ के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, और कहाँ इंस्पेक्शन होगा, ऑफिस प्लीडर, उसके प्लीडर जो है
डिफेंडेंट का उसके ऑफिस में, या बैंकर्स बुक है जो ट्रेड बिजनेस के लिए यूज़ होती है, तो जहां उसकी कस्टडी होती है वहां पर। ठीक है, और ये नोटिस जो देगी ये कैसा होगा, फॉर्म नंबर 8 में अपेंडिक्स सी में। ओके, रूल 18 है ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन, यानी कि मान लो जो 15 में इंस्पेक्शन का नोटिस दिया गया वो ओमिट कर दिया दूसरी पार्टी ने, यानी कि वो इंस्पेक्शन नहीं करवा रहे हैं या इंस्पेक्शन को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं सेकंड में, या फिर जो ये 2 जगह थी इनसे अलग कहीं पे आप इंस्पेक्शन के लिए बुलाते हैं पार्टी को, तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर दे देगा, नहीं भैया इंस्पेक्ट तो आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड कहता है नो ऑर्डर बाय कोर्ट, ये वही आ गया, डिस्पोजल के लिए ज़रूरी नहीं है, सेविंग कॉस्ट ज़रूरी नहीं है, तब कोर्ट ऑर्डर मना कर देगी इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, इसमें सब रूल कह लीजिए कि कोई भी एप्लीकेशन है जो इंस्पेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, वो किस पे होगी, एफिडेविट पे। और प्लीडिंग पर्टिकुलर जो हैं एफिडेविट की पार्टी जिसके खिलाफ है वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। देखो मैं सिंपल बताती हूँ आपको रूल 2 में क्या कह रहा है। सब रूल 2 में 18 के कोई एप्लीकेशन आप डालते हो डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करवाने की, वो किस पे हो गई, एफिडेविट पे आपको करवानी होगी, एक्सेप्ट जो भी प्लीडिंग पर्टिकुलर या एफिडेविट पे जिसके खिलाफ हो रही है उन, यानी कि जो मेंशन है, एक तो आप इंस्पेक्ट करवा रहे हो कोई और एक प्लीडिंग्स वाले जो आप डॉक्यूमेंट करवाओगे उनको एफिडेविट पे देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कौन, जिनके खिलाफ हो रहा है। ओके, कोर्ट शैल नॉट मेक ऑर्डर, सेम अगेन वही आ गया, नॉट नेसेसरी फॉर डिस्पोजिंग ऑफ सूट और सेविंग कॉस्ट। रूल 19 कहता है वेरीफाइड कॉपीज, डायरेक्ट आ जाता है। मान लो पूछ लेते हैं प्रिविलेज डॉक्यूमेंट कहाँ मेंशन है, तो ये रूल 19 में है, 11 ऑर्डर में। तो फर्स्ट कहता है कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि कॉपी ऑफ एंट्री, ठीक है, कॉपी इंस्टेड ऑफ इंस्पेक्शन, अगर वो रिलेट करती है बिजनेस बुक से, यानी कि डायरेक्ट इंस्पेक्ट ना करवा के क्या करेगी, एंड कॉपी को ऑर्डर कर सकती है। और कॉपी किसी एफिडेविट उस पर्सन का होना चाहिए जिसने वो देखा है ओरिजिनल। ठीक है, और वो ये भी बताएगा कि कोई रेजर वहाँ पे एलिनेशन और ऑल्टरेशन वगैरह अगर ओरिजिनल में है तो वो भी मेंशन करेगा। प्रिविलेज होता है कोर्ट बताएगी कि क्या लॉफुल है, यानी कि मान लो प्रिविलेज वहाँ होता है ना कि जहाँ पे कोर्ट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिलेट करते हैं किससे, स्टेट के अफेयर्स से। ठीक है, हमने पढ़ा है ना सेक्शन 1, 2, 3 में यहाँ पे एविडेंस में, तो वही बात हो रही है। उसके बाद कहता है कोर्ट पार्टी की एप्लीकेशन पे चाहे एफिडेविट हो चाहे ना हो रिक्वायर करेगी, ऑर्डर टू रिक्वायर एनी अदर पार्टी टू स्टेट कि एट व्हाट टाइम, यानी कि दूसरे से पूछेगी कि अब आपके पास तो नहीं है डॉक्यूमेंट, लेकिन किस टाइम तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट था और आप उससे अलग कब हुए। सच एप्लीकेशन शैल बी मेड ऑन एफिडेविट। ठीक है, सिंपल है, प्रिविलेज के बारे में है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बस जो मैंने प्रीलिम का बता दिया रूल 19 वो यही है। रूल 20 है प्री मैच्योर डिस्कवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट प्रीलिम में आता है। प्री मैच्योर डिस्कवरी कहाँ है, रूल 20 में। यानी कि मान लो कोई इशू या कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कवरी या इंस्पेक्शन से पहले डिसाइड किया जाना चाहिए, तो कोर्ट डिस्कवरी इंस्पेक्शन बाद में करवाएगी और उस इशू को या क्वेश्चन जो डिस्प्यूट में है उसको पहले सॉल्व करेगी। ठीक है, और रूल 21 में फिर बात होती है नॉन कॉम्प्लियंस विद ऑर्डर फॉर डिस्कवरी, यानी कि पार्टी इंटेरोगेटरीज नहीं लाती का जवाब नहीं देती है, डिस्कवरी नहीं होती है, इंस्पेक्शन नहीं करवाती है, तो सूट क्या होगा, अगर वो पार्टी प्लेंटिफ है तो डिसमिस हो जाएगा, डिफेंडेंट है तो डिफेंस जो है स्ट्रक आउट कर देगी, कौन, कोर्ट कर देगी। और सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेंटिफ अगर वहाँ पार्टी है, इनको जिम्मेदारी मतलब उसकी जो डिसमिस हुआ है, तो प्लेंटिफ यहाँ पे दोबारा से उसी कॉज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट नहीं ला सकती। ठीक है, दोबारा उसी कॉज ऑफ एक्शन पे, ये प्रीलिम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना, प्रीक्लूडेड मतलब मनाही है, नहीं ला सकती। रूल 22 है यूजिंग आंसर टू इंटेरोगेटरीज एट ट्रायल। अब ये इंटेरोगेटरीज में क्वेश्चंस वगैरह पूछे, इनको आप ट्रायल में क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक या उससे ज़्यादा आंसर भी यूज कर सकते हो या फिर कोई पार्ट भी यूज कर सकते हो।
प्रोवाइडेड कोर्ट फिर पूरे आंसर को भी देख सकती है, अगर आपने कोई पार्ट यूज किया है तो पूरे आंसर को भी देख सकती है, कोर्ट की मर्जी है। और रूल 23 कहता है ऑर्डर टू अप्लाई टू माइनर्स, यानी कि ये जो ऑर्डर 11 पढ़ा ये माइनर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पे भी अप्लाई होगा, एंड टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स एंड गार्जियंस फॉर द सूट ऑफ पर्सन्स अंडर डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबल में जो हैं पर्सन्स उनके नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन होंगे उन पे भी जो है अप्लाई होगा। ठीक है, ऑर्डर 11 काफ़ी थोड़ा लंबा हो गया 20 मिनट्स का, तो इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा आप, और अगली वीडियो में ऑर्डर 12 करेंगे, आगे ऑर्डर छोटे हैं थोड़ा, ऑर्डर 11 कन्फ्यूज़न कर देता है। तो 3 चीज़ें इसमें मेनली हैं, इंटेरोगेटरीज, डिस्कवरी और डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने आपको बाइफर्केट रूल्स में बता ही दिया। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।